अभी हम जल प्रदूषण अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत जब निकास की बात होगी, आपका निकास के अंतर्गत क्या शामिल है? व्यावसायिक बहिस्त्राव या मल बहिस्त्राव। व्यावसायिक बहिस्त्राव के अंतर्गत जब आप आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी भी डेफिनेशन दी गई है। व्यावसायिक बहिस्त्राव के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि घरेलू मल के अलावा अन्य सभी बहिस्त्राव जो उद्योग एवं अन्य संकर्म से निकलते हैं, जो इंडस्ट्री या अन्य उद्योगों से निकलते हैं, उसे व्यावसायिक बहिस्त्राव कहेंगे। लेकिन इसमें घरेलू मल शामिल नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? कोई भी प्रदूषण जो आपका मल के रूप में निकलता है, ठीक है, या फिर व्यवसाय जो आपके होते हैं, जो कारखाने होते हैं, उसके जो कूड़े करकट होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। बहिस्त्राव के अंतर्गत, निकास के अंतर्गत, आउटलेट के अंतर्गत ये दोनों शामिल होंगे। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, ये व्यावसायिक बहिस्त्राव के अंतर्गत घरेलू मल से भिन्न अन्य प्रकार के बहिस्त्राव शामिल हैं, जो कूड़ा करकट या अन्य आपके अपशिष्ट हैं, ये सारे आ जाएंगे आपके व्यावसायिक बहिस्त्राव के अंतर्गत। ये भी डेफिनेशन में है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो जल प्रदूषण अधिनियम की सबसे कह सकते हैं बड़ी परिभाषा है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं ये इसका मुख्य आधार है, क्योंकि जल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत आपको यही नहीं पता है कि जल प्रदूषण किसको कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं पता है। हम तो जल प्रदूषण पे चर्चा कर रहे हैं ना। तो जल प्रदूषण क्या होता है, इसके संबंध में 2E के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। प्रदूषण डस्टर है, प्रदूषण की जो डेफिनेशन आपकी दी गई है जल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत, इसके अंतर्गत केवल बात की जाएगी, ये टॉपिक आपका प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण से संबंधित आप ये मानेंगे कि जल प्रदूषण के बारे में चर्चा हो रही है। जल प्रदूषण अधिनियम पढ़ रहे हैं आप, तो प्रदूषण यानी जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के अंतर्गत आप ये अगर इसको दो भागों में बांटेंगे तो जल का प्रदूषण, जल का प्रदूषण। तो अब टेक्निकल वर्ड में आप प्रदूषण किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? जल नदी से बहती है ना, उस जल में रेती मिला होता है, पत्थर भी रहता है। जब जल एकदम स्वच्छ स्वरूप में है, क्या वो प्रदूषित है? नहीं है। आप अगर जाएंगे, मान लीजिए गंगा नदी जो गोमती से निकलती है, तो वहां आप आसपास पहुंचेंगे तो पूरा स्वच्छ वातावरण है। ठीक है, वहां की जो गंगा नदी का पानी है, क्या वो प्रदूषित है? क्या कानपुर का जो पानी है वो प्रदूषित नहीं है? वहां का प्रदूषित है। अंतर समझ रहे हो? वहां के पानी में ठीक है क्या मिला हुआ है? मिनरल्स मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो प्रदूषित नहीं है। फिर कानपुर का पानी क्यों प्रदूषित है? ठीक है, इसलिए प्रदूषित है, जो आपके परिभाषा है उसके अंतर्गत अगर आप प्रदूषण की चर्चा करेंगे, जैसा कि पहले भी मैंने क्लास कहा कि प्रदूषण के अंतर्गत प्रदूषक का जल में मिल जाना। प्रदूषक किस तरह से हो सकते हैं? 3 फॉर्म में हो सकते हैं। कौन कौन से? जल के रूप में, लिक्विड के रूप में, और ठोस के रूप में, और गैस के रूप में। ये अगर 3 फॉर्म में जल में मिलते हैं तो ये प्रदूषण कारित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनका मिलना प्रदूषण नहीं होता।
जल में अगर स्वच्छ जल मिले तो प्रदूषण होगा क्या? जल में जैसे मैंने आपको बताया, जो रेती आ रही है और पत्थर आ रहे हैं जो प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रदूषित हुआ क्या? नहीं। इनका मिश्रण होना चाहिए, और ये मिश्रण क्या कर रहे हैं? जल के चरित्र को परिवर्तित कर रहे हैं। किसको? चरित्र को, उसके वास्तविक स्वरूप को। ठीक है। और वो परिवर्तन किस रूप में हो रहा है? 3 रूप में। या तो रासायनिक परिवर्तन हो जाए, या तो जैविक परिवर्तन हो जाए, या तो भौतिक परिवर्तन हो जाए। 3 रूप में, या तो रासायनिक या जैविक या भौतिक। 3 तरह से जल की जो क्वालिटी है उसमें परिवर्तन हो जाए। ठीक है, अपने मूल स्वरूप में न रहे। ठीक है। और इस प्रदूषण का, इस परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव पे फिर आप जाएंगे तो प्रभाव के अंतर्गत ये देखेंगे कि ये जो जल है, अगर इसमें ठोस, गैस और जल कुछ भी मिला है जिसके कारण उसके चरित्र में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि वो रासायनिक रूप से या जैविक रूप से या भौतिक रूप से परिवर्तित हो चुकी है, और इसका प्रभाव क्या है कि आप इसको घरेलू उपयोग में अगर यूज करते हैं तो यूज लायक नहीं है, या फिर उस लायक नहीं है जिस लायक में स्वच्छ जल होता है, या व्यावसायिक प्रयोग करते हैं तो भी ये व्यावसायिक रूप में उस लायक नहीं है जिस लायक वो जल, स्वच्छ जल होता है। ठीक। या फिर कृषि के रूप में आप यूज कर लीजिए। कृषि में भी पानी, आप समुद्र के पानी से खेती कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वो शुद्ध जल नहीं माना जाता, उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। नमकीन पानी होता है, आप उसको पी भी नहीं सकते, नहीं पी सकते। जो समुद्र गए होंगे, देखे होंगे, 1 घूंट अगर अंदर जाएगा आपको तो बड़ा खराब लगेगा। ठीक है। वो आपके घरेलू उपयोग के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए, कृषि उपयोग के लिए, या फिर किसी अन्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो चुका हो। अनुपयुक्त हो चुका हो, मतलब जैसा उसका उपयोग होना चाहिए वैसा उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो। न्यूसेंस क्या होता है कि आपके स्वास्थ्य को, आपके सुरक्षा को ये खतरा उत्पन्न कर रहा हो। जैसे वर्तमान में आप ये देखेंगे कि जो दूषित जल होता है, लोग उसको पीने से क्यों मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं कि आपने उसको पिया और स्वास्थ्य खराब हुआ। हाँ, तो ये क्या हो रहा है? न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ये आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा, या सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये पानी सही नहीं माना जाता। तो ये सारे तत्व जब मिल जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। समझ रहे हो? बहुत आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, बुक की लैंग्वेज देखोगे थोड़ी कठिन लगेगी आपको। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये वाली बात नहीं होगी कि उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या चरित्र होगा, ये बात नहीं होगी। लेकिन डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि बुक भी यही कहना चाहता है कि जल के अंदर जो है किसी ठोस, द्रव या गैस के रूप में उसमें मिश्रण किया जाए, और उस मिश्रण का क्या प्रभाव होगा कि उसके चरित्र में रासायनिक, जैविक
या भौतिक परिवर्तन हो जाए। और ऐसा परिवर्तन क्या कर रहा है, आपके घरेलू उपयोग के लिए जो जल है उसको अनुपयुक्त कर रहा है, व्यावसायिक उपयोग के लिए जो जल है उसको अनुपयुक्त कर रहा है, कृषि के लिए जो आपका जल है उसको आप कृषि के रूप में यूज नहीं कर सकते, पशु पक्षी को जो आप पिलाते हो वो पानी नहीं पिला सकते। इस तरह से आप क्या देखते हैं कि ये जल प्रदूषण की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं ये सारे तत्व। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया कि जल प्रदूषण क्या हो रहा है? जल प्रदूषण समझ में आया? मल बहिस्त्राव मतलब एक सिस्टम, और मल नल मतलब वो नली की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद बात होती है राज्य बोर्ड की। राज्य बोर्ड को धारा 4 के अंतर्गत गठित किया गया है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि लगभग 17 सदस्य शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड में भी आपके 17 सदस्य शामिल हैं। तो इसकी चर्चा हम जब सेक्शन 4 पढ़ेंगे तब हम कर लेंगे। ठीक है। सेक्शन 3 में आपका केंद्रीय बोर्ड की बात होगी और सेक्शन 4 में आपका राज्य बोर्ड की बात होगी। ठीक है। सरिता, सरिता जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है उसके अंतर्गत जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, परिभाषा से सामान्यतः शॉर्ट नोट के क्वेश्चन बनते हैं छोटे, जो आपके 2 या 4 नंबर कवर करते हैं। उसमें प्रदूषण भी आपका शामिल है और उसमें सरिता भी शामिल है। नाम तो नहीं है किसी का? चलो ठीक है, कोई नहीं है, मान लेते हैं कोई नहीं है। होता तो मैं पूछता मीनिंग क्या होता है। ठीक है। सरिता को अगर आप हिंदी में जाएं तो कहा जाता है नदी। नदी को सरिता कहा जाता है या फिर धारा। ठीक है। इंग्लिश में इसको स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है। सरिता या धारा, इसको डिफाइन करते हुए जल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि इसके अंतर्गत नदी शामिल होगी। ठीक है। नदी यानी रिवर शामिल होंगे, इसके अंतर्गत नदी शामिल होगी। इसके अंतर्गत सूखे अन्य स्त्राव भी शामिल होंगे। मतलब इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कई सारे मौसमी नाले टाइप से होते हैं जो किसी मौसम में बहते हैं और किसी मौसम में सूख जाते हैं। सामान्यतः बरसात में बहते हैं और ठंडी आते आते सूखते हैं या फिर गर्मी आते आते सूखते हैं, वो भी सरिता की श्रेणी में शामिल होंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत कोई भूमि जल भी शामिल होगा। भूमि जल मतलब जमीन के अंदर का जल, इसके अंतर्गत भूमि जल भी शामिल होगा और इसके अंतर्गत ज्वारी जल भी शामिल होगा। ज्वारी जल क्या होता है? जो समुद्र में ज्वार आता है तो सामान्यतः जिस स्थिति तक समुद्र होता है उसके आगे तक आके जो पानी आते हैं उसे ज्वारी जल कहते हैं। जो ज्वार के प्रभाव से आपके जल थल में प्रवेश करते हैं वो ज्वारी जल होते हैं। सामान्यतः समुद्र का एक निश्चित एरिया होता है कि यहीं तक पानी आता है, तो ज्वार के प्रभाव से जो जल आते हैं उसे ज्वारी जल कहते हैं। और इसके अंतर्गत सामुद्रिक जल भी शामिल होंगे। यह सामान्यतः राज्य सरकार डिसाइड करती है कि कितने क्षेत्र की सीमा तक, कितने क्षेत्र की सीमा तक के जल इसके सरिता के अंतर्गत आएंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो सरिता के अंतर्गत ये सारे चीज आपके आ रहे हैं। ठीक है। व्यावसायिक बहिस्त्राव पहले भी चर्चा हो गई। व्यावसायिक बहिस्त्राव से कोई भी कूड़ा करकट या अपशिष्ट मान लीजिए
लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, घरेलू मल नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर के मल के से भिन्न अन्य कारखानों के, उद्योगों के कूड़े करकट व्यवसाय बहिस्त्राव के अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लॉज आपका यहीं तक है। आगे हम कल चर्चा करेंगे केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड के संबंध में। ठीक है, आज यही क्लास समाप्त करते हैं। इतना पर्याप्त है, इतना आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, काफी है।